अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स और गोल्गी बॉडीज़। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे राइबोसोम क्या होते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है और उनकी अक्रेंस हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उनके सब यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी फार्मेशन को हम देखेंगे राइबोसोम की, और लास्ट में उसका फंक्शन देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि गोल्गी बॉडीज़ क्या होती हैं और वो बनती कैसे हैं, उसकी फार्मेशन को हम देखेंगे और उनके फंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम जो हैं ये क्या होते हैं कि सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, दाने होते हैं। सेल कंटेन टिने ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स क्या कहलाते हैं? राइबोसोम कहलाते हैं। यहाँ पे ये क्या है? राइबोसोम है, जो कि बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है ना, राइबोसोम है। तो ये जो राइबोसोम हैं, इनको एक साइंटिस्ट था पैलेड, उसने 1955 के अंदर इसको डिस्कवर किया था, स्टडी किया था। अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें कि राइबोसोम किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं, तो राइबोसोम जो हैं ये मुश्तमिल होते हैं आरएनए और प्रोटीन के ऊपर। ठीक है ना, इनकी कंपोजिशन में आरएनए और प्रोटीन मुश्तमिल होता है, तो इसलिए इनको राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है ना, राइबो न्यूक्लियो पार्टिकल्स कहा जाता है कि इसके अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। अक्रेंस के लिहाज से देखें तो अक्रेंस के लिहाज से ये क्या होते हैं, दो तरह से पाए जाते हैं। ये या तो फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ये आज़ादाना घूम रहे होते हैं, या फिर अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्म में भी पढ़ा था। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यहाँ पे देखें डायग्राम में, ये जो है ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये आर का है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का रफ वाला हिस्सा है, जहाँ पे ये छोटे छोटे ग्रेन की शक्ल में आपको राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, ये आर पोर्शन है जहाँ पे राइबोसोम अटैच होते हैं और फ्री हालत में ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। राइबोसोम जो है ना, इसके सब यूनिट्स भी होते हैं, तो इसके छोटे हिस्से भी होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम को अगर हम देखें, इसके दो सब यूनिट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट्स और एक है स्मॉल सब यूनिट्स। ठीक है ना, ये स्मॉल सब यूनिट्स हैं। तो ये दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। अब लार्ज सब यूनिट जो है ये 60S का होता है, और स्मॉल सब यूनिट जो है ये 40S का होता है। एस क्या बोला है इसमें? एस दरअसल इसमें है स्वीडबर्ग यूनिट। ठीक है ना, अब स्वीडबर्ग यूनिट क्या है? स्वीडबर्ग वैसे एक साइंटिस्ट था, उसने वैसे ये तरीका ईजाद किया था, उसी लिहाज से इसका नाम पड़ गया था स्वीडबर्ग यूनिट। तो स्वीडबर्ग यूनिट जो है ये रेट ऑफ सेडिमेंट है फॉर्मेशन ड्यूरिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो जिस दर्जे के ऊपर ये जाकर रुकते हैं, तो वो स्वीडबर्ग यूनिट होता है या रेट ऑफ सेडिमेंट होता है। तो ये 60S और 40S, ये जब दो यूनिट आपस में मिलते हैं, अटैच होते हैं, तो 80S बनता है। हालांकि 100 होना चाहिए। ये 80S क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि जब इनको किसी सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है तो उसके ऊपर दर्जे लगे होते हैं। ठीक है ना, अगर हम अकेले अकेले डालते हैं, मतलब हम 60 के ऊपर डालते हैं, ये 60 का दर्जा है। अगर हम बड़े यूनिट को डालते हैं तो वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करता है, घूमता है और रुकता है 60 के ऊपर। ठीक है ना, इसी तरह इसके बाद फॉल्टी वाला भी होता है। अगर छोटे सब यूनिट को डालते हैं तो वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन में उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो वो रुकता है जाके
40 के ऊपर। मतलब ये जो बड़ा सब यूनिट है इससे मुराद यह है कि स्मॉल सब यूनिट 60 S का है और बड़ा यूनिट 40 S का है। लेकिन दोनों को अटैच करके हम इकट्ठा डब डालते हैं तो क्या होता है, ये पेंदे के करीब 80S के ऊपर जाकर रुक जाते हैं। ठीक है ना। मतलब ये इनकी जो सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन है, मतलब ये जहाँ पे इनका इकट्ठा जो मटेरियल है वो जहाँ पे रुकता है वो 80S है। एस मतलब ये क्या होते हैं, छोटे छोटे दर्जे लगे होती हैं उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूज मशीन के ऊपर। तो ये 80S के ऊपर रुकता है, इसलिए हम 60 और 40 के कम्बिनेशन को हम 80S कहते हैं। ठीक है ना। हम मिसाल आप कॉमन सी मिसाल ले लें, एक मार्कर है तो मार्कर का हम ऊपर वाला ढकना हटा देते हैं तो निकाल देते हैं, तो मार्कर में और उसके ढकने में काफ़ी सारा डिस्टेंस आ जाता है थोड़ा बहुत। तो हम मार्कर को हम कहते हैं कि ये लार्ज सब यूनिट है और उसका जो ढकना है वो स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है ना, 40S का है। तो हम दोबारा उस ढकने को मार्कर के ऊपर लगा देते हैं तो उसका फासला जो है वो कम हो जाता है। ठीक है ना। मतलब वो जो उसका ढकना था और मार्कर था आपस में इस तरह मर्ज हो जाते हैं। ठीक है ना। मर्ज होने से उनका जो फासला होता है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से 60 और 40 जो है ना 100 नहीं होते, 80 होते हैं। मतलब उनका जो 20 यूनिट जो फासला था वो मर्ज हो गया है, बाकी कितना बचा है, 80 बचा है। इस वजह से जो है ना इसको अगर सेंट्रीफ्यूज मशीन में इकट्ठा हम घुमाएं दोनों सब यूनिट को मिला के तो वो 80 दर्जे के ऊपर रुकते हैं, इसलिए हम इसको 80S का नाम देते हैं। और ये जो होते हैं ये सब यूनिट आपस में कैसे अटैच होते हैं, मैग्नीशियम आयंस के ज़रिए ये आपस में अटैच होते हैं। अगर इनकी हम फार्मेशन देखें तो ये कैसे बनते हैं कि ये न्यूक्लियस का पोर्शन होता है न्यूक्लियोलस, उनके अंदर बनते हैं। ये जो न्यूक्लियोलाई होते हैं वो क्या होते हैं, दरअसल फैक्ट्रीज होती हैं इनके बनाने की, राइबोसोम की। तो ये राइबोसोम वहाँ पे बनते हैं और वो न्यूक्लियर पोर के ज़रिए ये दोबारा वहाँ से निकल कर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे तैरते रहते हैं। हमने यही कहा था कि राइबोसोम दो हालत में पाए जाते हैं, एक आर के साथ अटैच होते हैं और दूसरा साइटोप्लाज्म में तैरते हुए पाए जाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस में बनते हैं तो न्यूक्लियर पोर के ज़रिए ये कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। इसके बाद इसका फंक्शन के ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि ये जो आरएनए होता है यही फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कि ये प्रोटीन बनाने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, वो कैसे, अब यहाँ पे देखें डायग्राम में ये एक बड़ी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, राइबोसोम है। ठीक है ना, ये प्रोटीन की तैयारी करवा रहे हैं। इसके ऊपर ये जो चेन आपको दिखाई दे रही है ये वाली जो सर्कल में है ये क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। तो अमीनो एसिड जो है ना ये यहाँ पे कैसे आते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं अमीनो एसिड तो क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो क्या ये प्रोसेस किस में हो रहा है, राइबोसोम के अंदर हो रहा है। अब ये कौन करवा रहे हैं, ये आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो राइबोसोम सॉरी अमीनो एसिड्स को मुख्तलिफ़ जगहों से इस तरह पिक करता है और यहाँ पे अटैच करवाता जाता है, कहाँ पे, राइबोसोम के ऊपर, और यहाँ पे प्रोटीन बनती जाती है। यहाँ पे प्रोटीन बनेगी, यहाँ पे बन सकती है। इस तरह जितनी भी किस्म की प्रोटीन बनती है वो कहाँ पे बनती है, ये राइबोसोम बनवा रहा है। इसलिए हम राइबोसोम को क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद है गाल्जी बॉडीज़, कि गाल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं। गाल्जी बॉडी दरअसल ये थैलियाँ होती हैं, तो उन थैलियों का जो स्टॉक होता है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन बॉन्डेड, मेम्ब्रेन के अंदर बंद थैलियाँ होती हैं, बॉन्ड्स, मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स होती हैं, उनका जो स्टॉक होता है उस पर मुश्तमिल होती हैं। उन स्टॉक को, उन थैलियों को हम कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है ना, ये जो थैलियाँ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। तो ये जो गाल्जी अपरेटस या गाल्जी बॉडीज़ होती हैं ये इन सिस्टर्नी के या सैक्स के स्टॉक पर मुश्तमिल होती हैं, कि इनका जो स्टॉक होता है वो गाल्जी बॉडीज़ या गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कम्प्लेक्स कहलाता है।
मतलब ये जो सिस्टर्नी हैं ये आपस में एसोसिएट होती हैं, जुड़ती हैं और गाल्जी कम्प्लेक्स बनाती हैं। मतलब ये थैलियाँ जो हैं आपस में सटाक करती हैं, जुड़ती हैं, मतलब सिस्टर्नी आपस में अटैच होती हैं, एसोसिएट होती हैं, जुड़ती हैं तो गाल्जी कम्प्लेक्स बनाती हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये एक क्या है, सिस्टर्नी है, ये दूसरी सिस्टर्नी है, ये तीसरी है, ये चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है ना। मतलब ये स्टॉक है, ये थैलियों का क्या है, वेसिकल्स का, थैलियों का ये क्या है, स्टॉक है। ये एक सिस्टर्नी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इस तरह ये क्या बना रहे हैं, स्टॉक बना रहे हैं। ये जो स्टॉक है इसको हम कहते हैं, ये क्या है, गाल्जी अपरेटस है। मतलब इसमें जो सिस्टर्नी है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हुई हुई हैं और गाल्जी कम्प्लेक्स बना रही हैं, ठीक है। तो गाल्जी अपरेटस जो है कैसे बनता है कि इसके अंदर जो वेसिकल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। ये जो हमने कहा सिस्टर्नी है, वेसिकल्स हैं, थैलियाँ हैं, दरअसल ये जो वेसिकल इसमें आते हैं वो आते हैं SCR से, ठीक है ना। SCR से बडिंग होती है, बड नमूदार होता है, एक छोटा सा मतलब सैक बनती है, छोटा सा वेसिकल, वो अलहदा होता है SCR से, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनते हैं, छोटे छोटे सैक्स आते हैं, वेसिकल आते हैं, थैले आते हैं। वो जो वेसिकल होते हैं कि बड़े वेसिकल बना देते हैं छोटे सैक्स, ठीक है ना। सैक्स होते हैं वो बड़े वेसिकल बना देते हैं। ये वेसिकल आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब जिसको हमने वेसिकल को हमने क्या नाम दिया था पीछे, सिस्टर्नी का नाम दिया था, ठीक है ना। दोबारा सुने कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे बड आते हैं, मतलब छोटी सैक होती है, छोटी थैली होती है, वो आपस में अटैच होते हैं, जुड़ते रहते हैं और वेसिकल, बड़ा वेसिकल बना देते हैं, ठीक है ना। ये वेसिकल आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और ये क्या बना देते हैं, सिस्टर्नी बना देते हैं। अब इसकी वो कहते हैं कि दो सरफेस होती हैं, ठीक है ना। ये सिस्टर्नी जो हैं मतलब वेसिकल आपस में फ्यूज़ होते हैं और क्या बना देते हैं, पूरे का पूरा गाल्जी अपरेटस बना देते हैं। इसकी दो सरफेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक को हम कहते हैं बैरूनी सरफेस, आउटर सरफेस, वो कन्वेक्स होती है और उसको फार्मिंग फेस कहती हैं। और एक अंदरूनी सरफेस होती है वो कनकेव होती है, उसको मिच्योरिंग फेस कहते हैं, ठीक है ना। दोबारा इस डायग्राम में देखें कि हमने यही कहा था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई वेसिकल आता है, ठीक है ना। ये वेसिकल आ रहा है, सेक्रीट हुआ है किससे, SCR से। ये यहाँ पे आके जुड़ रहे हैं और एक बड़ा वेसिकल बना रहे हैं, ठीक है ना। एक बड़ा वेसिकल, या इसको हम सिस्टर्नी भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। ये सिस्टर्नी या वेसिकल आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, गाल्जी कम्प्लेक्स या गाल्जी अपरेटस बना रहे हैं। इसके दो फेस, हमने कहा था दो सरफेस हैं, एक ये वाली सरफेस है, इसको हम आउटर सरफेस कहते हैं, यहाँ से वेसिकल जो जुड़ रहे हैं, तो ये फार्मिंग फेस है। और लास्ट वाली जो है इसको हम ये वाली, इसको अंदरूनी सरफेस भी कहते हैं, या इसको मिच्योरिंग फेस भी कहते हैं, या इसको सिज फेस कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, और आउटर को हम ट्रांस फेस कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर कि ये क्या काम कर सकते हैं। तो मेन इसके तो बहुत सारे फंक्शन हैं गाल्जी अपरेटस के। जो मेन इसका फंक्शन है वो है सेल सेक्रेशन। कि सेल सेक्रेशन क्या ये काम करता है कि ये कंसर्न विद द सेल सेक्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना। राइबोसोम कहाँ क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, किसके अंदर, RER के अंदर। ये मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ सेल सेक्रेशन का, कि ये क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, किसके अंदर, RER के अंदर। अब ये जो प्रोटीन होती है RER के अंदर, जो वहाँ पे मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, वो फिर प्रोटीन ट्रांसफ़र कर दी जाती है गाल्जी अपरेटस को। गाल्जी अपरेटस जो है ना इसको फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस फार्म में चाहिए होती है, उस हालत में इसको क्या कर देता है, तब्दील कर देता है।
मतलब अगर मुख्तलिफ अमीनो एसिड होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन होती है, तो जिस किस्म की प्रोटीन सेल को या बॉडी को चाहिए होती है उस हालत में इसको तब्दील कर देता है। और वहाँ पे फिर गाल्जी बॉडीज़ इसको क्या कर देता है, सेक्रीशंस को पैक कर देता है, और पैक करने के बाद सेल मेम्ब्रेन के बाहर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, दोबारा सुने कि इसका काम क्या होता है। सेल सेक्रीशन का काम होता है कि ये इसकी ख़ास चीज़ें सेक्रीट करवाती है मटेरियल को और दूसरे हिस्सों तक भेजती है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्रीशन कहाँ से शुरू होती है? आर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरू होती है। वहाँ पर राइबोसोम प्रोटीन बनवाते हैं, प्रोटीन फिर ट्रांसफ़र कर देती है इसको गाल्जी अपरेटस में। गाल्जी अपरेटस इसको फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील करता है और इसको पैक करता है और सेल की मेम्ब्रेन के बाहर इसको एक्सपोर्ट कर देता है, भेज देता है। ठीक है ना। इसका अगला फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, या एंजाइम या प्रोटीन एक ही बात होती है। एंजाइम प्रोटीन या एंजाइम को ये क्या कर सकती हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भेजने का काम करती हैं। इसके बाद एक और काम करती हैं, ये फार्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, कि ये गाल्जी बॉडीज जो हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फार्मेशन भी करती हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। मतलब ये काम कौन करवाता है? ये गाल्जी बॉडीज़ करवाती हैं। इसके वाला ग्लाइकोलिपिड्स मतलब क्या है? इसका कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में मिलते हैं तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बनती है। ये काम भी कौन करवाता है? गाल्जी अपरेटस या गाल्जी बॉडीज़ करवाती हैं। इसके बाद समरी, कि इसके बाद हम पूरे चैप्टर में हमने पूरे टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस की है। हमने डिस्कस किया था कि आरएनए क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। आरएनए को हमने टिनी ग्रेन्यूल्स पढ़ा था कि ये सेल के अंदर छोटे ग्रेन्यूल्स होती हैं। अक्रेंस हमने कहा था ये दो हालतों में पाए जाते हैं, फरीली ये सब साइटोप्लाज्म में होते हैं, और अटैच ये आर के साथ होते हैं, रफ एंडोप्लाज्म में रेटिकुलम के साथ ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इसके दो सब यूनिट्स हमने पढ़े थे, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, 60s और 40s का। फार्मेशन ये कहाँ पे फार्मेशन होती है? इसकी फार्मेशन न्यूक्लियोलस के अंदर होती है कि ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस पोर्शन में बनते हैं। गाल्जी अपरेटस के हवाले से हमने पढ़ा था कि गाल्जी अपरेटस जो हैं ये क्या होते हैं। हमने कहा था सिस्टर्नी का जो क्या होता है, आपस में एसोसिएट होते हैं तो क्या बना देते हैं, गाल्जी अपरेटस बना देते हैं। फार्मेशन ये बनते कैसे हैं कि कोई एक जो है ना थैली जो है, बड जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, स्पेशल SCR से वहाँ से आता है, ये जुड़ते रहते हैं और बड़े वेजिकल बना देते हैं। ये वेजिकल आपस में फ्यूज़ होते हैं और गाल्जी अपरेटस बना देते हैं। फंक्शन हमने इसका डिस्कस किया है कि ये फंक्शन क्या कर सकते हैं। ये सेल सेक्रेशन करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन भी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम अगले टॉपिक की तरफ आएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।